डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ आप किसान भाई बहनों का अपना कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम आप तक सरकार की योजनाओं की तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं। वो योजनाएं जो कि सीधे किसान, कृषि, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि इनकी विस्तृत जानकारी, सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। इसमें हम आपको उन ऐप्स के बारे में भी जानकारी देते हैं जो कि कृषि से जुड़ी हुई हैं, तमाम पोर्टल्स जो कि सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जिनसे किसान जुड़कर लाभ ले सकते हैं, और इसके अलावा वेबसाइट्स की भी जानकारियां शामिल रहती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना के बारे में जो कि सीधे आपके खेत से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। कैसे हमारे किसान इस योजना से जुड़कर उचित इस्तेमाल कर सकते हैं खेती में पानी की बचत कर सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो लगातार कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में किसानों के सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं। तो सिंचाई की कैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से व्यवस्था कर सकते हैं हमारे किसान, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं योजना के सार पर। हम सब जानते हैं कि खेती के लिए पानी कितना जरूरी है, पर समस्या ये है कि फसलें सब जगह हैं, पानी हर जगह नहीं है। आज भी देश के बहुत से इलाके सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर हैं। ऐसी जगहों पर साल में 1 या 2 से अधिक फसलें ले पाना संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा उत्पादकता भी अच्छी नहीं होती। यही कारण है कि खूब मेहनत के बावजूद किसानों को सही लाभ नहीं मिल पाता। इसी समस्या को देखते हुए साल 2015 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की। इसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई वाले खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। इसके अलावा खेत पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना भी इसका प्रमुख मकसद है। ये एक बड़ी योजना है जिसमें जल शक्ति मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे 2 प्रमुख घटक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी शामिल हैं। हर खेत को पानी घटक के अंतर्गत 4 उप घटक हैं। पहला, कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन। दूसरा, सतही लघु सिंचाई। तीसरा, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार। चौथा, भूजल विकास। भूजल विकास 2021-22 तक ही था और अब ये परिचालन में नहीं है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत चिन्हित वृहद या मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की ओर से आंशिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। 2016-17 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत शुरू की जाने वाली प्राथमिकता परियोजनाओं के रूप में 99 चल रही प्रमुख या मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहचान की गई। इसके अलावा कृषि सिंचाई में वाटरशेड विकास और प्रति बूंद अधिक फसल जैसे घटक भी शामिल हैं। किसान इस योजना के अंतर्गत अपने खेतों में छोटे तालाब खुदवा सकते हैं और सूक्ष्म सिंचाई के उपकरण भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सुनिश्चित सिंचाई के जरिए उचित फसल प्रबंधन और जल संचयन की विधियों के बारे में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। जाहिर है, जब फसलों को भरपूर पानी मिलेगा तो फसल भी भरपूर होगी। जिस समय ये योजना शुरू की गई, उस समय भारत में केवल 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थीं। बाकी जमीन बारिश के भरोसे थी। लेकिन आज हालात काफी बेहतर हो चले हैं और अलग अलग घटकों के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों की संख्या लगभग 2 करोड़ 68 लाख होने का अनुमान है। तो ये था योजना का सार। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सरकार आपके साथ जारी रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। हेलमेट है तो रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदीनाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीट ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदीनाशक से रिस्क क्यों लेना? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में और विस्तार से हमारे आज के विशेषज्ञ से।
आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। कैसे हमारे किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इससे पानी की न सिर्फ बचत होती है बल्कि फसल उत्पादन भी बेहतर मिलता है और कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति भी आप अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हो पाते हैं। और विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। आइए उनसे हम आपकी मुलाकात करवा दें। डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सरकार आपके साथ में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। और सर प्रधान वैज्ञानिक है जल प्रौद्योगिकी केंद्र पूसा में, तो इस विषय को और बेहतर तरीके से और सरल तरीके से समझने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सर हम ये इसी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ना सिर्फ इससे किसानों को लाभ हो रहा है बल्कि अगर हम तमाम बिंदुओं को जोड़ें तो ये इस वक्त की मांग भी है। जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। वर्ष 2015 में हमारे देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य थे, सबसे बड़ा उद्देश्य मैं ये कहूँगा कि था कि हर खेत को सुनिश्चित जल उपलब्ध कराना, अर्थात हर खेत को पानी। और आप जानते ही हैं और हम सभी जानते हैं कि खेती के लिए जल कितना महत्वपूर्ण आगत है और जल शुद्ध जल होना चाहिए, विशेषतः जो खेती में फसलों के उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जहाँ तक जल का संबंध है कि हमें उचित समय पर उचित मात्रा में उचित गुणवत्ता वाला जल ही आवश्यक है और तभी हम हमारे किसान भाई फसलों से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य से हमारे देश में अभी तक लगभग 2015 के पहले तक जो सिंचाई की स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता था। बिल्कुल। तो इस बात को समझा गया और जितने भी हमारे संसाधन थे उनको सभी को एकत्रित करके ये प्रयास किया गया कि आने वाले समय में हमारे हर किसान को उसके खेत को सुनिश्चित जल उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रकार इस योजना का आरंभ हुआ सन 2015 में। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आप बताएं साल 2015 में इसका शुभ आरंभ हुआ और अब काफ़ी समय हो गया है इस योजना को। और हमारे जो किसान भी हैं वो भी अब धीरे धीरे इसको लेकर जागरूक भी हैं और इससे जुड़ भी रहे हैं, इसका लाभ भी ले रहे हैं। तो अब हम इसके चरणबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक तो ये एक अम्ब्रेला आपकी योजना होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंतर्गत कौन कौन से घटक हैं और जैसे हम जानते हैं हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, तो उन बातों का भी कैसे इसमें ध्यान रखा गया है? इसमें मुख्य रूप से पहले 4 ही घटक थे, जिसमें कि कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड माइनर इरिगेशन स्कीम्स और हर खेत को पानी, जैसा मैंने बताया, और क्रिएशन ऑफ न्यू वाटर बॉडीज, यानी नई नई जल संरचनाओं को बनाना या पुरानी जल संरचनाओं की मरम्मत करना और जो जल हम उपलब्ध करा पाते हैं अपने सिंचाई के संसाधनों से उनकी उपयोग की दक्षता बढ़ाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटक था इसमें। और कुछ समय के बाद इसमें 2 और घटक जोड़े गए। एक तो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिसोर्स डेवलपमेंट की वाटरशेड डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के प्रोग्राम थे उसको इसमें समाहित किया गया और बाद में इसमें जल उपयोग करने के लिए माइक्रो इरिगेशन का कंपोनेंट भी इसमें डाला गया। तो इस प्रकार से मुख्य 4 घटक होने के साथ साथ अब इस समय हम ज़्यादा जोर हमारे देश में माइक्रो इरिगेशन के द्वारा जल का उपयोग करके फसलों को सिंचित बनाने के लिए इस समय किया जा रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि किसान भाइयों को ये योजना काफ़ी पसंद आ रही है और इसके बहुत सारे लाभ भी हैं जिन्हें हम गिनाते जाएंगे आपको एक एक करके। और जहाँ तक हम वातावरण परिवर्तन और जिस इरा में हम लोग हैं आज के देश में, ग्लोबल वार्मिंग और वातावरण परिवर्तन, तो उसमें मैं देखता हूं कि इसमें अगर जल का उपयोग दक्षतापूर्ण तरीके से किया जा रहा है तो हम उन उद्देश्यों की पूर्ति भी करने में काफ़ी हद तक सफल हो सकेंगे। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया सर कि मौजूदा जो स्थितियां हैं, चाहे वो हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की बात करें, मौसम को लेकर आप बहुत सुनिश्चित नहीं हो पाते हैं। ये कैसे कहें कि कब कितनी गर्मी पड़ जाएगी, कब कितनी बरसात हो जाएगी, इससे हमारे किसान लगातार 2-4 हो रहे हैं।
और कई बार पानी होते हुए भी पानी का इस्तेमाल हमारे किसान नहीं कर पाते, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जब आप बारिश की बात करेंगे तो भरपूर बारिश हो रही है लेकिन कृषि के लिए पानी नहीं होता है। तो सर, इन सब जटिलताओं को कैसे ये योजना दूर करती है, क्योंकि इसमें वर्षा जल संचयन भी इसका एक घटक है। जी बिल्कुल, इसमें जो वर्षा जल संग्रहण का जो घटक है उसमें दोनों तरीके की स्थितियों पे हम गौर करेंगे। एक तो जहाँ पर वर्षा जल प्राप्त हो रहा है, यानी कि जहाँ पर जल उपलब्ध है उसी समय वहीं पे उसका संरक्षण करना, या तो मिट्टी की परतों में उसको संरक्षित करना, या वाष्पीकरण को रोकने का प्रयास करना, अथवा कहीं रास्ता बना करके जल को अगर एक्सेस हो रहा है रन ऑफ वाटर को लेकर के किसी जल संग्रहण संरचना में रखना। और एकल रूप से भी, जैसे कि एक एक किसान अपने अपने खेत पर खेत तालाब बना के करने का प्रयास करते हैं वो, और समवेत रूप से यानी कम्युनिटी लेवल पर ग्राम के सभी किसानों के द्वारा। और मैं समझता हूं कि भारत देश में जल संग्रहण संरचनाओं के बनाने की, उनके रख रखाव की, उनके प्रयोग करने की पुरानी संस्कृति रही है। और यही वजह है कि मात्र 100 दिन की वर्षा होने के बाद और पूरे वर्ष भर 365 दिनों तक सुनिश्चित जल हम इसी प्रकार से प्राप्त करते रहे हैं। तो उन्हीं प्रयासों को जिन्हें हमने भुला दिया कालांतर में, और विशेष तौर पे जब हमारे पास ग्राउंड वाटर पंपिंग के लिए बटन दबाते ही जल प्राप्त करने की क्षमता आ गई, तो कहीं ना कहीं हमने इन अपने संरचनाओं को नज़रअंदाज कर दिया था और ज़्यादा जल का, अधिक जल का प्रयोग करने लगे थे, जिसमें दक्षता बहुत कम हो गई थी। तो इस प्रकार से दोनों ही नकारात्मक गतिविधियों को संभालने का प्रयास इस योजना के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, और वो पानी का इस्तेमाल दक्षतापूर्ण हो, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आप किसानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सर, अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि अस्तित्व में आई 2015 में, इससे हमारे किसान, एक तो ये है कि पानी की बचत कर सकते हैं, उससे उपज भी बढ़ेगी। जो अलग अलग तरह की तकनीकें हैं जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत, उन्हें कैसे समझा जाए, और क्या उनको लेकर किसी तरह की सब्सिडी, अनुदान, कैसे हमारे किसान उसका लाभ ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद जब ये देखा गया कि जब वातावरण प्रतिकूल होता है या वर्षा की कमी हो जाती है तो बहुत सारा क्षेत्र असिंचित रह जाता है और बहुत समय तक यही स्थिति बरकरार रही है। लेकिन उसमें जो परिवर्तन लाया गया है और उसके बाद जो नहरों का एक जाल बिछा करके देश में जल जो है जहाँ पे ज़्यादा उपलब्ध था वहाँ से कम उपलब्धता के क्षेत्रों में जल को ले जाया जा रहा था, तो अभी किसानों ने कम दक्षतापूर्ण विधियाँ, जो सरफेस फ्लडिंग की विधियाँ हैं, चाहे वो चेक बेसिन की हो, वाइल्ड फ्लडिंग की हो, और रिज फरो मेथड हो या करूगेशन हो, इन तरीकों से वो जल का अपना उपयोग कर रहे थे। लेकिन दक्षतापूर्ण ना होने की वजह से एक तो उनके उत्पादन में ह्रास हो रहा था, अधिक जल लग रहा था, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही थी, और जल का भी जो स्रोत था वो भी संकुचित हो रहा था, यानी कि कम एरिया में वो जल प्रदान कर पा रहे थे। परंतु अब जो हमारे पास विधियाँ आ चुकी हैं जिनमें कि स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन, जो दो महत्वपूर्ण विधियां हैं जल प्रदान करने की, उनकी दक्षता काफ़ी अधिक है। यहाँ तक ये समझिए कि 75 से लेके 85% तक के बीच में दक्षता आप स्प्रिंकलर से प्राप्त कर सकते हैं और 85 से 90% की दक्षता आप ड्रिप से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात बहुत सारे जल की बचत कर सकते हैं जो कि अन्य क्षेत्रों को दिया जा सकता है, और दूसरे किसान भाई जिनके पास जल उपलब्ध नहीं है उनसे वो सिंचाई के अपने क्षेत्र को सिंचित कर सकते हैं। जी। तो दोनों ही लाभ हमें प्राप्त हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल। सर, एक तो आपने बताया कि पानी को लेकर इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भी काफ़ी गंभीर हो रहे हैं, पानी की बचत इसमें होती है, लेकिन साथ ही आपने बताया कि इससे फसल लागत भी घटती है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कैसे समझे, कैसे
लागत घटती है जब आप कम पानी का इस्तेमाल खेती में कर रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि जब आप पानी को जो है किसी स्रोत से ऊपर उठाते हैं और खेत में दूर तक ले जाते हैं तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा डीजल पंपों के द्वारा या बिजली के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तो उन दोनों ही आगतों में ज़्यादा खर्चे की संभावना है। और यदि आपने बहुत ज़्यादा जल प्रदान किया फसलों को, यानी कि आपने अगर वैज्ञानिक रीति से ना तो इरिगेशन शेड्यूलिंग किया ही है, ना ही जो मात्रा आवश्यक है, ना ही दक्षतापूर्ण विधियां आपने उपयोग में लाई है, तो आपका खर्चा बढ़ सकता है। ये खर्चा बढ़ते ही आपकी हानि होनी शुरू हो जाती है। और अगर आप बचत कर पाते हैं इस खर्चे में तो आपकी लाभ में वृद्धि होना सुनिश्चित है। जी। तो इन्हीं विधियों से हम ये कर सकते हैं। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि वो किसान जो कि बागवानी से जुड़े हुए हैं और वो किसान जो कि हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं जिनमें धान है, गेहूँ है, दालें हैं, और वो फसलें जो आजकल हम देख रहे हैं, फूल हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, इसने हमारे किसान प्रमुख फसलों की तरह अब लेना शुरू कर चुके हैं। तो किस तरह की फसलों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो तकनीकें हैं, जो पद्धतियां हैं, उनमें लाभकारी हैं? जब हम सिंचन विधियों की बात करते हैं तो चलिए हम स्प्रिंकलर की बात कर लें और सरफेस इरिगेशन से इसकी तुलना कर लें। तो देखिए, सरफेस सिंचाई में गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर ही जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन में चूंकि ये पाइप फ्लो है, इसमें एक तरीके का दबाव उत्पन्न किया जाता है एक पंप के द्वारा, और जिससे पानी आगे बढ़ता है। और जो ये आप स्प्रिंकलर इरिगेशन और या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ये ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची सतहों पे समतलीकरण करने की आवश्यकता से परे है। अर्थात इनके लिए ऊबड़ खाबड़ जगहों को समतल नहीं करना पड़ता, या जैसे बहुत पहले आपने सुना कि लेजर लैंड लेवलिंग का प्रयोग करना था। तो वो जो है सतही इरिगेशन सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रविधि थी, जो कि अपने आप में बहुत ही कम दक्षतापूर्ण थी, 30 से लेकर 50%। लेकिन जब बिना कोई समतलीकरण किए हुए, और हमारे पास ये विधियां उपलब्ध हैं कि ऊंचे नीचे स्थानों पर अगर मान लीजिए कि हॉर्टिकल्चर प्लांट्स हैं तो उनमें आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आसानी से लगा सकते हैं। या अगर सब्जियों की बात करें तो आज हमारे वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि जो आज की जो सबसे उत्तम सिंचाई विधि है अर्थात ड्रिप इरिगेशन, वो लगभग सभी फसलों में सफलतापूर्वक प्रयोग की जा सकती है। और दक्षता तो जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया था कि लगभग 90% तक की दक्षता प्राप्त कर सकते हैं अगर हमने अपनी लाइनों को ठीक रखा, किसी प्रकार का लीकेज नहीं होने दिया, तो दक्षता बहुत हद तक बढ़ाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के ये जो आजकल की उत्तम सिंचाई विधियां हैं और इनका प्रयोग लगभग सभी प्रकार की फसलों को उगाने में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। और न केवल जल का प्रयोग किया जाता है बल्कि इन विधियों के साथ में जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनका भी प्रिसीजन एप्लीकेशन किया जा सकता है। अर्थात एक तरफ जो पोषक तत्व हैं उनकी भी बचत कर सकते हैं। अर्थात जल देने में जो लागत आती है वो बहुत कम हो सकती है, साथ में जो पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में देना पड़ता था उस लागत में भी कमी हो सकती है। तो यानी लाभ में दो तरफा वृद्धि संभव है। जी बिल्कुल। और सर, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी इसको लेकर किस तरह के आंकड़े हैं, कितने उत्साहजनक आंकड़े हैं जो लाभार्थी हैं इस योजना के अंतर्गत? देखिए, आज के लगभग 5 से या 10 साल पहले जब यह योजना शुरू हुई थी, लगभग 9 साल हो रहे हैं, तो उस समय बहुत कम क्षेत्रफल था जो हमारे देश में जो नई प्रविधियां थी, यानी कि ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन। लेकिन चूंकि ये बहुत अच्छी प्रविधियां हैं और किसानों को इनसे बहुत लाभ हो रहा है, और इसके अतिरिक्त आप ये देखें कि इसमें जोखिम बहुत कम है। जो सरफेस इरिगेशन में जो जोखिम था कि रात को 2 बजे बिजली आ रही है या 4 बजे आ रही है, किसानों को जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, अपने खेतों में जाना पड़ रहा था, फिर चैनल भी बनाने पड़ रहे थे, उसमें भी आदमी की आवश्यकता होती थी। जो चैनल क्रिएट करते थे उनका भी आपको मानदेय देना होता था, उन्हें पैसे देने पड़ते थे। तो उन सभी चीज़ों में आज
बचत है। और आप अपने घर में बैठे बैठे, आजकल तो मोबाइल से ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि अपने मोटर को आप ऑन कर सकते हैं, सिस्टम को दूर से भी चलाया जा सकता है। मतलब जिस तरीके से हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं उसी पर आने वाला हूँ कि आज समय आ चुका है जबकि बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, और बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के पास मोबाइल आ चुके हैं, इंटरनेट भी उनके पास हो चुका है। तो अब समय आ रहा है कि जब सारी चीज़ें लगभग स्वचालित हो जाएंगी, ऑटोमेटिक तरीके से किसान भाई ये कार्य कर सकेंगे, तो विभिन्न प्रकार के जोखिमों से भी बचाव हो सकेगा और हम उसको भी लाभ में जोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया, टाइम बे टाइम जो पानी लगाने के लिए किसानों के सामने मजबूरी होती थी, उसमें कई तरह की अप्रिय घटनाएं हो जाती थी रात के वक्त खेतों में। हम जानते हैं कि कभी सांप और कई जानवरों का भी शिकार हो जाते थे किसान, तो कम से कम वहाँ उसे एक हम बहुत बड़े लाभ के तौर पर देख रहे हैं। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हाँ, हम ये भी जानते हैं कि आज से 2 दशक पहले जैसे धीरे धीरे हम ग्राउंड वाटर का काफ़ी इस्तेमाल हमने करना शुरू किया और ये बहुत पॉपुलर भी हुआ कृषि में। लेकिन अब जो हमारी एक परंपरा का हिस्सा है, या फिर कहें परंपरागत तरीके से जो हम पहले खेती किया करते थे, यानी हमारे तालाब, जोड़, उन्हें एक बार फिर से चलन में लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, बात ऐसी है कि ये सभी सिस्टम तभी काम करेंगे जब इन्हें एक तौर पे इनके जो जहाँ से हम वाटर लिफ्ट करते हैं, निश्चित तौर पर जल उपलब्ध होना चाहिए। और जल हमारे पास सतही या उपसतही दोनों प्रकार से उपलब्ध रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ समय पहले तक हमारे देशवासी अपने पारंपरिक जल स्रोतों को भूल चुके थे और सीधे सीधे ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंस थी उनकी, जिसमें कि सिंचाई के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो लगभग 60 से 62% तक जो सिंचित क्षेत्रफल हमारे देश का था वो सीधे सीधे ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हो गया था। लेकिन अब इसमें भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और हमारे ख्याल से प्रयास पहले से ही शुरू हो चुके हैं। जीर्णोद्धार किया जा रहा है सर। जी बिल्कुल, पुरानी जल संरक्षण संरचनाओं का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है और साथ साथ में नई जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। और इसके लिए एक और नई योजना जो हमारे यहाँ अमृत सरोवर योजना जो अभी शुरू की गई है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें जो किसान भाई हैं वो देखेंगे कि उनके गांव में, हर एक गांव में लगभग 1 एकड़ की क्षेत्रफल वाली ऐसी संरचनाएं जो पहले से थी उनको सुधारा जाएगा या नई संरचनाएं बनाएंगी। लगभग प्रत्येक जिले में, भारत देश के लगभग प्रत्येक जिले में 75 ऐसी संरचनाओं की संकल्पना की गई है, जिसमें भी बहुत तीव्र गति से प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो हमारे पास जब सतही जल उपलब्ध रहेगा तो ग्राउंड वाटर से जल उत्पादित करने के लिए जो हमें कॉस्ट लगती थी, जो एनर्जी जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी, वो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और हम देख रहे हैं सर, इसकी वजह से डार्क जोन डेवलप बनते जा रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां से इतना ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है कि वो डार्क जोन घोषित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इतना ज़्यादा जल उत्पादित किया जा रहा है भूमिगत जल, जो कम से कम 141 ऐसे देश के ब्लॉक हैं जहां पर क्रांतिक स्तर से ज़्यादा नीचे तक ग्राउंड वाटर चला गया। जो क्रांतिक स्तर है, हम जैसे रेनफॉल के बारे में 30 साल का जो एवरेज रेनफॉल उसको नॉर्मल मानते हैं, उसी प्रकार से बहुत लंबे समय का जो ग्राउंड वाटर टेबल है, अगर वो उससे काफ़ी नीचे चला जाता है तो क्रांतिक स्तर माना जाता है। तो ऐसे हमारे देश के ऐसे ब्लॉक जो थे बहुत सारे क्रांतिक में पहुंच चुके थे। इसके अतिरिक्त एक और भी बात है कि जलभृतों में विभिन्न क्वालिटी का जल उपलब्ध रहता है। तो अगर आप लगातार नीचे से नीचे तक बोर करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो हो सकता है कि आपको खारा पानी मिल जाए, किसी प्रकार का दूषित जल अगर प्राप्त हो जाता है तो पूरा खेत भी खराब हो जाता है। ऐसा दक्षिणी पंजाब में देखने में आया है। तो ये जो जल संग्रहण संरचनाएं जो बनेंगी, न केवल सतही जल को अपने में समेट के रखेंगी, लेकिन वो भूमिगत जल को भी प्रतिपूर्ति करने में बहुत मददगार साबित होंगी। और इससे जो वाटर टेबल है जो एकदम नीचे चला जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। और ग्राउंड वाटर की स्थिति में भी सुधार होगा। बिल्कुल। तो इसके हम हर तरफ प्रभाव देख पाएंगे। जहां एक तरफ आपके खेत को भरपूर पानी मिलेगा बिना पानी की बर्बादी के, लागत घटेगी, फसल अच्छी होगी, पर्यावरण के अनुकूल होगी ये सिंचाई, और साथ ही जैसा कि सर ने कहा कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है, यानी जो हम ग्राउंड वाटर को लगातार इस्तेमाल करते जा रहे हैं,
उसे भी रिचार्ज होने का समय मिलेगा अगर आप बहुत ज़्यादा ज़मीन से पानी निकालकर सिंचाई नहीं करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सरकार आपके साथ में आप जुड़े और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी और हमें पूरी उम्मीद है कि जो किसान हमें देख रहे हैं, जिन्होंने आज का ये पूरा कार्यक्रम देखा है, वो भी अपने स्तर पर इस योजना से जुड़ने का प्रयास करेंगे और पानी की बचत करेंगे। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम सरकार आपके साथ लेकर आएँ, तो इसकी जानकारी आप हमें ईमेल कर भी दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। सरकार आपके साथ का ईमेल आईडी है sarkaraapkesaath@gmail.com। आप हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा। आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, वॉल पर लिखकर या फिर मैसेंजर के माध्यम से भी अपनी राय, अपने सवाल, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। इससे भी आसान तरीका है सरकार आपके साथ का हमारा कॉल सेंटर नंबर। आप हमारा नंबर नोट कर लें, 1800-113060। ये हमारा टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपके लिए उपलब्ध है सोमवार से शनिवार तक। सरकार आपके साथ के नए अंक में नए विशेषज्ञ के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।